एक वाक्य में केवल एक ही होता है और उस वर्ब को दो तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं, एक सहायक क्रिया और दूसरा मेन वर्ब। इस तरीके से हम लोग इसको अलग करते हुए हम लोग चले जाएंगे। ठीक है मित्र, अलग कर लिए। अब अलग करने के बाद अब क्या स्थिति होती है तो इसे समझिए। जब इसको हम सभी अलग कर लेते हैं, अलग कर लिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब आगे लिखिएगा ट्रांसलेशन के लिए, कैसे आप ट्रांसलेशन कीजिएगा। अब मैं आपको एक एक स्टेप का बताऊंगा ट्रांसलेशन का नियम। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए ताकि बेहतरीन आप लोग करिए। ट्रांसलेशन का नियम कैसे हम लोग अनुवाद करेंगे, कैसे हम किसी पेपर पत्रिका और इन सभी चीजों को करते हुए चले जाएंगे। ट्रांसलेशन का नियम कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम इसका अनुवाद करते हुए चले जाएंगे। ठीक है मित्र, तो पहला लिखिएगा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। ठीक है मित्र, सबसे पहले हम किसका अनुवाद करते हैं मित्र, सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। खूब अच्छे तरीके से समझिएगा, सबसे पहले हम किसका अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे। अब मैं आप सभी को अब एक एक अनुवाद करके बता रहा हूँ। सब्जेक्ट का अनुवाद आप देखिए, सब्जेक्ट कहाँ पर होता है मित्रों, तो अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा कहाँ तक होती है, वर्ब तक होती है। वर्ब के पहले वाले जितने भी पार्ट होंगे वो हमेशा किसमें होंगे, सब्जेक्ट में होंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए सभी स्टूडेंट, क्योंकि अभी मैं सब क्वेश्चन दूंगा और सब क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे। तो हमेशा वर्ब हमेशा कहाँ पर होगी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पूर्व होगी। जो वर्ब है उसके पूर्व जितने भी पार्ट होंगे वो हमेशा किसमें होंगे मित्र, सब्जेक्ट में होंगे। और उसका अनुवाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। और उसका अनुवाद हम क्या करेंगे मित्र, सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले करेंगे। खूब अच्छे तरीके से समझिए, सबसे पहले हम लोग किसका अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मित्र, हम सभी उसका अनुवाद करेंगे। अब सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, वर्ब के पहले। ठीक है, अब सब्जेक्ट का अनुवाद करने के क्या तरीके होते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ने के कितने तरीके होते हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप सब्जेक्ट का अनुवाद, तो वाक्यों का अनुवाद फिर आप करने में बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाक्य में, सब्जेक्ट वाक्य में दो प्रकार का होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है मित्र। तो सब्जेक्ट वाक्य में दो प्रकार का होता है। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो बिना प्रीपोजिशन का होता है, विदाउट प्रीपोजिशन। अब केवल आप इसी पर कंसंट्रेट करें, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मित्र दो प्रकार का होता है। पहला सब्जेक्ट क्या होता है, पहला सब्जेक्ट वो होता है कि जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है, और दूसरा विद द प्रीपोजिशन। यहाँ से आप लोग सब इजीली तरीके से टारगेट कर पाएंगे। ये मान लीजिए 40 का है, 550 सीट दे की आ रही है। जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा, जैसे ही कम होगा, वैसे सीट का अनाउंसमेंट आपके लिए होगा। 550 सीट यूपी जे की आपकी लगी हुई है, वो कभी भी आ सकती है। तो इसलिए मित्र आप सभी तैयार रहें, और जो विद्यार्थी पिछले समय छूट गए थे, अब की बार अच्छे तरीके से मित्र तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें, और हमारे साथ आप लगे रहें, ताकि एकदम बहुत मेहनत से आपको अच्छा बहुत बेहतरीन कंटेंट देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेहतरीन आप करेंगे। तो मित्र देखिए, जो सब्जेक्ट होता है मित्र, वह दो प्रकार का होता है। पहला सब्जेक्ट ये होता है कि उसमें विदाउट प्रीपोजिशन, ऐसा शब्द होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा यानी सब्जेक्ट इस प्रकार का होता है जिसमें प्रीपोजिशन लगे होते हैं, एक दो तीन चार जैसे लगे होते हैं, जिस प्रकार से लगे होते हैं उसी प्रकार से प्रीपोजिशन लगे होते हैं। तो मित्रों मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे आप इसको पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बहुत उसका
लाभ मिलेगा और उसी तरह से होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पहला हेडिंग डालिएगा, यानी विदाउट प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जिसमें कोई प्रीपोजिशन ना हो। प्रीपोजिशन हम लोग समझ रहे हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप इन हो गया, एट हो गया, आन हो गया, अपान हो गया, ठीक है, जैसे विथ हो गया, विदिन हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है ना। और ये डबल प्रीपोजिशन, जैसे मान लीजिए आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। खूब अच्छे से समझिए, तभी बहुत बेहतरीन अनुवाद कर पाएंगे। अब आप देखिए, जैसे डबल प्रीपोजिशन भी होते हैं, जैसे आप कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कहते हैं, ठीक है, जैसे ऑन द बिहाफ ऑफ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके कई ढेर सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, उसका अनुवाद हम उसका अनुवाद हम सीधे क्रम से करते हैं। खूब अच्छे से समझिएगा मित्र, सीधे क्रम से करते हैं, सीधे क्रम से करते हैं। सीधे क्रम का मतलब क्या होता है? सीधे क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका हम हिंदी में अनुवाद उसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिएगा। जब आप ऐसे शब्द होंगे सब्जेक्ट के रूप में जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, तब हम उसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे मित्र? सीधे क्रम से। आगे लिखिएगा, तथा हिंदी में अनुवाद करने के लिए, हिंदी में अनुवाद करने के लिए हम ने जोड़ देते हैं। ने अपने आप से आप जोड़ देते हैं, जब आवश्यकता होती है तो ने आप अपने आप से वाक्यों के हिसाब से जोड़ देते हैं। ठीक है मित्र, तो फिर से हम लोग समझते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम किसका अनुवाद करते हैं? सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। जो सब्जेक्ट होता है मित्र, वह दो प्रकार से वाक्यों के रूप में लिखे जाते हैं। पहला विदाउट प्रीपोजिशन और दूसरा विथ प्रीपोजिशन। तो पहला जो विदाउट प्रीपोजिशन होता है, हम उस हिसाब से करते हैं, उसी का अनुवाद मैं बता रहा था। तो ऐसे शब्द जिसमें प्रीपोजिशन न आए, उसको हम सीधे क्रम से करते हैं। ठीक है मित्र, तो अब सीधे क्रम से करने का मतलब वो जैसे लिखा हुआ है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से ने को आप अपने तरीके से जोड़ देते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे कर्ता ने, ठीक है, तो अपने आप से उसको आप जोड़ सकते हैं अनुवाद में। चूंकि में तो देखिए, अनुवाद आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में करना है। अब आप ये देखिए, हम लोग अनुवाद करते हैं जैसे ऊपर वाला, जैसे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। अब आप देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है मित्र? वी। अब एक एक पार्ट का हम लोग अनुवाद करें तो बहुत अच्छे से अनुवाद हम लोग करेंगे। और बी का मतलब मित्र हम हो गया, ठीक है, या आप हमने कह सकते हैं, अथवा मित्र हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, जितनी मीनिंग्स हैं उसमें कोई एक मीनिंग्स आप यहाँ पे सेट करके आप लगा दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। तो मित्र सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट का अनुवाद करते समय हम ये देखते हैं कि आप वो सब्जेक्ट जो है उसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं? उसका अनुवाद हम सीधे क्रम से करते हैं, तथा हम जोड़ देते हैं, अथवा को जोड़ देते हैं, अथवा से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग समझेंगे आगे। आप सभी बस बने रहें, आप 1 घंटे तक आप बने रहें और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन आप लोग, बहुत बेहतरीन आप करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर एकदम बहुत शानदार अनुवाद करना लगेंगे। कोई फिर कहने का कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चैनल से आप रेगुलर जुड़े रहें। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, टाइप सेकेंड, यानी सब्जेक्ट में ही एक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा शब्द जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे मित्र? सीधे क्रम से करेंगे। सभी लाइव विद्यार्थी सभी ये समझ लें, बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि कोई छूट नहीं पाएगा। बिना आप सीखे हुए अनुवाद नहीं जा पाएंगे। अगर अब आप नहीं सीख पाइएगा तो बहुत मुसीबत होगी, तब आप अनुवाद कभी नहीं कर पाइएगा। तो इस टाइप सेकंड में ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसमें
ऐसे शब्द जिसमें एक से अधिक विभक्ति हो, एक से अधिक प्रीपोजिशन हो। तो ध्यान से समझिएगा इसको, तभी आप अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। एक से अधिक प्रीपोजिशन हो तब हम उसका अनुवाद हम निम्नलिखित क्रम से करते हैं। निम्नलिखित क्रम से करते हैं। निम्नलिखित क्रम से करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट में ही दो प्रकार का होता है मित्र। पहला तो बिना विभक्ति का आएगा, बिना प्रीपोजिशन का आएगा। अब हम उसको उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे वह लिखा होता है। ठीक है। अब ऐसा भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें प्रीपोजिशन आए। अब उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे, अब हम इस पर विचार करें। तब लिखिएगा उसका अनुवाद हम लोग निम्नलिखित क्रम से करते हैं। अब कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। मैं इसको तोड़ तोड़ करके आपको बता रहा हूँ, फिर वास्तव में असेंबल करके आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अनुवाद दोनों एक ही तरह से होता है। अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश ये है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं जैसे इन द स्कूल, ठीक है, ये आपका हुआ। अब आप जैसे ये इंग्लिश था, अब इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना हुआ। तब आप ये देखिए कि ये अकेला शब्द नहीं है, इसके साथ में एक प्रीपोजिशन है। तो मित्र आप ये देखिए कि जब प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, तो जब प्रीपोजिशन होता है तब उसका अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा। तब हम उसका अनुवाद उल्टे क्रम से करते हैं। उल्टे क्रम से करते हैं। उल्टे क्रम से करते हैं। देखिए मित्र, ये सब आपको किताब वगैरह में नहीं मिलेंगे, ये सभी एक्सपीरियंस से आते हैं, और ये सभी बिना एक्सपीरियंस के आप वाक्यों को बना नहीं सकते। तो इसलिए आप सभी समझिए, जब मित्र प्रीपोजिशन हो, जब शब्द में सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन हो, तब हम उसका अनुवाद करते समय हम पहले प्रीपोजिशन का अनुवाद नहीं करते हैं, तब हम इसका अनुवाद करते हैं, बाद वाले शब्द का अनुवाद करते हैं। किसका अनुवाद करते हैं मित्र, बाद वाले शब्द का अनुवाद हम पहले करेंगे और फिर प्रीपोजिशन वाले शब्द का बाद में करेंगे। ठीक है मित्र, प्रीपोजिशन वाले शब्द का अनुवाद हम कहां पर करेंगे, बाद में करेंगे। खूब अच्छे से समझिएगा। जैसे आप देखिए, जैसे इन दिस स्कूल, ठीक है। अब आप इसका अनुवाद बनाना चाहेंगे तो पहले प्रीपोजिशन इन है मित्र, तो इसको अलग कर लीजिए। तो सबसे पहले ये बाद वाला शब्द आप ये देखिए एक है, अब जैसे इस, अब आप देखिए जैसे विद्यालय में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रम का ध्यान रखना है। अर्थात जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तब हमेशा आपको कहां पे करना है, हमेशा उल्टे क्रम से पढ़ना है, अर्थात हमेशा पीछे क्रम से पढ़ना है प्रीपोजिशन को छोड़ करके। तो जब एक प्रीपोजिशन आ गया तब हमेशा आप पहले क्या करेंगे, बाद वाले शब्द को पहले पढ़ेंगे और फिर प्रीपोजिशन को हमेशा किस में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए और बड़ा आ गया, जैसे देखिए द पीपुल ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, ठीक है मित्र। अब आपको इसका अनुवाद करना हुआ, द पीपुल ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। अब आप इसका अनुवाद कैसे कीजिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए लास्ट वाला प्रीपोजिशन कौन सा है, जैसे इन है मित्र लास्ट वाला प्रीपोजिशन, तब आप इसके बाद वाले शब्द को पहले उठाइए, यहां से पढ़िए, ठीक है। ऐसे जैसे संसार में, ठीक है। अब संसार में भारत के लोग, ठीक है, अर्थात विश्व में भारत के लोग अथवा विश्व में भारतीय, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे प्रक्रम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग समझ लें, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फिर से समझा दूं। अर्थात जब शब्दों में एक से अधिक प्रीपोजिशन लगे होते हैं, ठीक है, जब शब्दों में एक से अधिक प्रीपोजिशन लगे होते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, जब शब्दों में एक से अधिक प्रीपोजिशन लगे हों,
प्रीपोजिशन लगे हों तब हम उसका अनुवाद करते समय उसका अनुवाद करते समय हम यह देखते हैं कि अंतिम प्रीपोजिशन कौन सा है। अंतिम प्रीपोजिशन कौन सा है, ठीक है। जो लास्ट प्रीपोजिशन होता है उसके बाद जो शब्द लिखा होता है उसका अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। उसका अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं। फिर से समझिएगा, जिस शब्द में एक से अधिक प्रीपोजिशन लगे होते हैं उसका अनुवाद हम कहां से करते हैं मित्र, सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। सब कोई समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद आप शांत हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको वाक्य लिखूंगा और फिर आप बताइएगा, फिर आप सभी से एक एक से इंडिविजुअल पूछूंगा, ठीक है मित्र। तब आपको इस क्लास से लीव होने दूंगा, तब आपको इस क्लास से बाहर जाने दूंगा। तो मित्र सबसे पहले हम सभी सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट जो अनुवाद होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला मित्र प्रीपोजिशन के साथ होता है, तो जिस शब्द में प्रीपोजिशन लगा होता है उसका अनुवाद हम सीधे क्रम से करते हैं, और जिस शब्द में प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है तो उसका अनुवाद हमेशा हम कहाँ करते हैं, बाद से करते हैं। बाद का मतलब यह है कि पहले हम उस शब्द का अनुवाद करते हैं, फिर हम उस प्रीपोजिशन का अनुवाद करते हैं, ठीक है मित्रों। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो फिर से आपको समझना ही पड़ेगा, बिना इसके आप नहीं कर पाइएगा। देखिए सब देवनागरी स्क्रिप्ट में अनुवाद करना होगा, और खूब अच्छे से आप सभी इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी क्लास के बाद से जो समस्या होगी मैं आपको फिर से वो करूंगा, आप सभी इसको समझिए। तो मित्र हम सबसे पहले किसका अनुवाद करते हैं, सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं, ठीक है मित्र। अब सब्जेक्ट का अनुवाद करने के बाद हम किसका अनुवाद करते हैं मित्र, सब्जेक्ट को बैठाने के बाद हम मित्र ऑब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। किसका अनुवाद करते हैं मित्र, स्टेप नंबर 5 लिखिएगा। सब्जेक्ट के अनुवाद के बाद हम ऑब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं, ठीक है मित्र। ऑब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं, लिखिएगा। ऑब्जेक्ट का अनुवाद हमेशा वाक्य के अंत से होता है, ठीक है मित्र। अर्थात जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को होता है उसका अनुवाद हमेशा कहां पर होता है, वाक्य के अंत से होता है। जो भी वाक्य का अंत होगा हमेशा उसका अनुवाद वहीं से होना शुरू होता है, ठीक है मित्र। अब लिखिएगा, ऑब्जेक्ट के अनुवाद के बाद हम वर्ब का अनुवाद करते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुवाद के बाद हम वर्ब का अनुवाद करते हैं, लिखिएगा। वर्ब का अनुवाद हमेशा वाक्य के अंत में होता है, ठीक है मित्र, हमेशा वाक्य के अंत में होता है। अभी ये मित्र मैं केवल आपका सरफेस टच कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत तुरंत ही करने लगेंगे। अभी इसमें बहुत टाइम है, ये तो आज फर्स्ट टाइम है। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, इन सभी के क्लासेस के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। देखिए सब आप सभी बड़े पद होल्ड करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से करके आपको बताता हूँ, ठीक है मित्र। अब मैं जो वाक्य लिखा हूं अब उसको करके बताता हूं। आप लोग अभी ये जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझिए और नेक्स्ट क्लास से आप सभी का ओपन करेंगे। अब आप ये देखिए मित्र, जैसे पहले वाक्य का अनुवाद, जैसे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ठीक है मित्र। अब हम लोग इसका अनुवाद करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसका अनुवाद करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको,
जैसे बी माने हम अथवा हम लोग। ठीक है मित्र, अब आप देखिए सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का अनुवाद मत कीजिए, किसका अनुवाद कीजिए, ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए मित्र ऑब्जेक्ट क्या है, इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है मित्र, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न पड़े। अब आप देखिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे। अब आप देखिए कई प्रीपोजिशन लगे हुए हैं, इन द एज ऑफ साइंस। तो आप देखिए लास्ट जाइए, लास्ट में ये है साइंस शब्द है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन है। तो पहले आप यहां से पढ़िए, न कि यहां से पढ़िए। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो वाक्य विखंडित हो जाएगा, फ्रैक्टाइज हो जाएगा, इसलिए आप सीधे क्रम से पढ़िए। ठीक है, तो हम अब इसके बाद यहां से आप लिखिए हम विज्ञान। ठीक है, मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। हम विज्ञान, अब आप माने का के की, ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम विज्ञान, आप माने का के, तो हम विज्ञान का के जो भी है, अभी शब्दों के हिसाब से हम लोग सही कर लेंगे। तो हम विज्ञान के, है ना। अब आप देखिए एज माने युग में। ठीक है, अब हम इसको बार बार पढ़ करके सही कर लें। जैसे हम विज्ञान के युग में। ठीक है, अब आप इसको पढ़ लेते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वर्ब बाकी है। तो हम विज्ञान के युग में, अब आप देखिए आर लिविंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, तब जी रहे हैं अथवा रह रहे हैं। ठीक है, रह रहे हैं, इन सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए पहला वाक्य बन गया, हम विज्ञान के इस युग में, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं अथवा हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। बार बार इसी को पढ़िए और बार बार ये सही कीजिए। ठीक है मित्र, तो पहला वाक्य हो गया हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं अथवा हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। ठीक है मित्र, ये पहला वाक्य हो गया। आगे लिखिएगा, देखिएगा दूसरा वाला वाक्य, when women have rights to enter in the fields of administration and public life। अब आप देखिए है के बाद पहले पूरा करता हो गया, तो when माने मित्र जब। ठीक है, जब। अब आप देखिए वोमेन मतलब स्त्रियों को, जब स्त्रियों, अब है जब लग जाएगा तो कर्ता के बात का के की अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, जब स्त्रियों को। ठीक है, अब है का प्रयोग बाद में करिए। अब आप इसको पढ़िए, राइट्स टू इंटर इन द फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, अब हम इसको पढ़ना है। अब आप देखिए मित्र यहाँ पर अंतिम प्रीपोजिशन है, बड़े बड़े वाक्य हैं। अब आप देखिए ये अंतिम प्रीपोजिशन ये है मित्र। ठीक है, तो अब ये दोनों शब्द एक साथ में पढ़े जाएंगे। ठीक है, तब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन, पब्लिक लाइफ। ठीक है, पब्लिक लाइफ यानी जन जीवन या जन जीव, चाहे जो भी कह ले, अथवा दैनिक जीवन। ठीक है, तो प्रशासन एवं दैनिक जीवन, अब आप माने के। ठीक है, प्रशासन, प्रशासन, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन इत्यादि। ठीक है, अब आप माने के, है ना, के क्षेत्र में, फील्ड माने मित्र क्षेत्र, क्षेत्र में। ठीक है, टू इंटर माने प्रवेश करने का। ठीक है मित्र, प्रवेश करने का अधिकार है ना मित्र। ठीक है, आप देखिए अपने आप से वाक्य बन गया, यानी जब स्त्रियों को प्रशासन, दैनिक जीवन इत्यादि के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार है अथवा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए जैसे नाउ द सोसाइटी नीड्स एजुकेटेड वोमेन। ठीक है, आज, नाउ यानी अब आप कर्ता बना लीजिए, सोसाइटी, सोसाइटी यानी आज समाज। ठीक है, तो अब आप नीड्स क्रिया है, इसका अनुवाद लास्ट में करिए, है ना, एजुकेटेड वोमेन।
ठीक है, यानी शिक्षित, आज समाज को शिक्षित महिला की, शिक्षित महिला की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, मैं कोई चीज अपने तरीके से नहीं कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बता रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे की तरफ कर रहे हैं। तो हमेशा मित्र इस सभी का ध्यान रखिए, सभी एक बार फिर से समझ लीजिए। अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिखता हूं, एक दो वाक्य लिखता हूं, ताकि आप लोग थोड़ा अभी यहीं से आप बनाइए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिया हूं सभी विद्यार्थी उसी तरह से आप बनाए। ठीक है, खूब अच्छे तरीके से मित्र आप सभी समझिए और बेहतरीन समझिए एकदम। आप, ये फर्स्ट क्लास है, आप सभी को 10 दिन में एकदम बेहतरीन करेंगे। और मित्र आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ें ताकि आप सभी को फायदा हो, हमको फायदा हो, सभी को फायदा हो। तो इसलिए मित्र एग्जाम वगैरह सितंबर वगैरह के पहले नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान में रखें। देखिए मित्र, अब मैं आपके सामने वाक्यों को लिखता हूँ, आप लोग कॉपी पेन में वाक्यों की हिंदी हमें आप बता दीजिए। ठीक है, जैसे वनडे, खूब अच्छे से देखिएगा, जैसे वनडे इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, वनडे इन द स्प्रिंग सीजन, किंग पराजित, किंग पराजित, ये नाम है मित्र, किंग पराजित, took his queens, took his queens to show the beauty of one of his gardens, full stop। खूब अच्छे से समझिएगा मित्र, आगे देखिएगा। ये आप लोग पहला है, इसका आप लोग अनुवाद करके बताइए। स्प्रिंग का मतलब वसंत। ठीक है, अब सभी आप लोग मित्र, ये पहला वाक्य है, मैं आप सभी को दे रहा हूं, आप इसका अभी अनुवाद करके बताइए। सबसे पहले मित्र आप सभी अपने आप को सब आप लोग अनम्यूट कर लीजिए मित्रों, एक एक से आप सभी का क्रम से पूछता हूं, अनम्यूट कर लीजिए आप सभी अपने आप को। और सबसे पहले बताइए सर, इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा होगा? इसमें सबसे पहले कैसे आप इसका अनुवाद करेंगे? सबसे पहले इन सभी का अनुवाद जब भी आप करेंगे तब इन सभी का अनुवाद सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे? देखिए जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, आप बोलिए भैया, सबसे पहले एक एक करके बोलिए सर, इसमें वर्ब कौन सा होगा? कौन सा होगा? फिर से मैं पढ़ देता हूं। वन डे इन द स्प्रिंग सीजन, किंग पराजित took his queens to show the beauty one of his gardens। इन सभी वाक्यों को वर्ब कौन सा होगा मित्र? एक वाक्य में केवल एक वर्ब होगा। took his queens, क्वींस माने रानियां, ये एग्जाम का है, एग्जाम का पेपर है। his queens to show the beauty of one of his kings, ये है एमपी जे का अनुवाद है। बताइए मित्र, अब ये चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसमें टुक वर्ब हो गया। ठीक है, अब कैसे पता चला हमको टुक वर्ब हो गया? क्योंकि ये टुक जो है वो हमेशा आपका एक ही वर्ब होगा। अब इसके पहले वाला जो भाग है वन डे इन द, ये पूरा क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद पूरा भाग ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। अब आप लोग बनाइए इसका अनुवाद कैसे बनेगा, अब आप इसको पढ़िए। तो अब आप देखिए जैसे वन डे इन द, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, है ना। तो सबसे पहले आप इसका बनाइए, है ना। वन डे माने एक दिन, ठीक है, ये बन गया। अब आप देखिए इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो अब आप यहाँ शुरू से मत पढ़िए, बाद से पढ़िए, ठीक है। स्प्रिंग माने बसंत, है ना। एक दिन बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में, ठीक है, अथवा बसंत मौसम में, चाहे ऋतु कहिए चाहे मौसम कहिए, ठीक है। तो एक दिन बसंत ऋतु में, ठीक है। अब आप देखिए इसके पहले वाला ये सब्जेक्ट ही आप देख रहे हैं कितने बड़े सब्जेक्ट हैं। तो किंग पराजित, ठीक है, तो राजा, है ना, राजा पराजित, ठीक है। देखिए खूब अच्छे से अनुवाद कीजिए, राजा पराजित। अब आप देखिए जैसे हिज क्वींस टू शो द ब्यूटी ऑफ वन ऑफ हिज गार्डन्स, ठीक है। तो एक दिन बसंत ऋतु में राजा पराजित, अब आपको कहां से पढ़ना है, अंतिम समय से, लास्ट में, ठीक है। हिज गार्डन्स, ठीक है, हिज गार्डन्स माने अपने, गार्डन्स यानी बगीचों, एक बगीचा नहीं, बगीचों। अब आप देखिए यहां से पढ़िए, बगीचों में, ठीक है, से एक, है ना, बगीचों में से एक, ठीक है। वन ऑफ, वन माने बगीचों में से एक, है ना, एक बगीचे की, एक बगीचे की, ठीक है। ब्यूटी माने मित्र सुंदरता अथवा सौंदर्य। अब आप देखिए तो जब क्रिया के पहले टू लग जाएगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा मित्र, नानेली के लिए, ठीक है। तो सौंदर्यता को, है ना, दिखाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, ठीक है, अपने, ठीक है, अपने रानियों को, ठीक, अपने रानियों को ले गया, ठीक है, अर्थात बगीचे में ले गया। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से फिर से आप वाक्यों को अच्छा बना लीजिए। जैसे देखिए एक दिन, है ना, बसंत ऋतु में राजा पराजित अपने रानियों को, है ना, अपने बगीचों में से एक बगीचे की सुंदरता को दिखाने के लिए ले गया, ठीक है मित्र। जो यहाँ पर अपने रानियां है इसका अनुवाद आप यही साथ में ही कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मित्र, समझ रहे हैं। अथवा इस वाक्य में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये सौंदर्यता की दृष्टि से अच्छा वाक्य नहीं है, ठीक है मित्र। तो फिर से आप समझिए, जब भी आप वाक्यों को बनाएंगे तो इसी तरह से आप वाक्यों को बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है मित्र। तो जब भी आप इसको बनाएंगे तब इसके क्रम से बनाते हुए चले जाएंगे। आप लोग एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए आपको इसी तरह से अनुवाद करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंक्लूड कर देना चाहता हूं कि जब भी आपका अनुवाद आएगा तो हमेशा उसको आप इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आप एक वाक्य को पढ़िए, एक वाक्य में से आप वर्ब को अलग कर लीजिए, वर्ब के बाद में से पूरा आप सब्जेक्ट को अलग कर लीजिए, फिर सब्जेक्ट के अनुवाद को आप पहले कीजिए, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के अनुवाद को कीजिए, फिर आप वर्ब के अनुवाद को कीजिए, ठीक है। आगे आने वाले समयों में जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब हमेशा सब चीजें फिर अब एक एक करके आपको बताएंगे, ताकि पहले आप सब्जेक्ट बता दें, फिर ऑब्जेक्ट बता दें, फिर आप वर्ब को बता दें। अब धीरे धीरे क्लासेस ओपन होगी, धीरे धीरे होगी। जैसे आज सभी लोग लाइव नहीं थे, कल पूरी तरीके से आप सभी लाइव हों ताकि फुल क्लासेस चले, तभी मजा आएगा। सभी को जरूरत है, तभी आप अच्छा ओपन करेंगे और तभी अच्छा आप वो करेंगे। तब तक नमस्कार, गुड नाइट।